नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, वीडियो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन ही आ रही है, लगातार हो गया और कभी कभी आपको दूसरे दिन वीडियो मिल जाती है। ठीक है, एक तो सर्दी का कारण हो जाता है और एक ऊपर से बच्चों के पेपर चल रहे हैं और छुट्टियां बहुत हो जा रही है, तो मेरे आस पड़ोस में नॉइज है, शोर है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे तो आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, चलो ये टॉपिक छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपका शुरू करवा दिया था मैंने एलॉय स्टील। एलॉय स्टील में मैंने आपकी दो धातु करवा दी थी, एक तो आपका स्प्रिंग स्टील, एक आपका टंगस्टन स्टील। ठीक है, दोनों को दोनों मेरे को पता लग गया, सही समझ में आ गया। अगर बाई चांस कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आपकी एलॉय स्टील की ही, और एलॉय स्टील में हेडिंग डाल लीजिए कोबाल्ट स्टील। किसकी? कोबाल्ट स्टील। अब मेरे को ये बताइए, कोबाल्ट स्टील है वो कैसा होता है, किसमें मिलाया जाता है तो कितना कितना होता है। मतलब अपन कोबाल्ट स्टील का मेन प्रोसेस है वो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो कोबाल्ट स्टील। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें अगर स्टील को मिलाया जाता है, क्या कोबाल्ट स्टील को हाई कार्बन स्टील में मिलाया जाता है या हाई स्पीड स्टील में मिलाया जाता है, तो उन दोनों की क्या हो जाती है, हार्डनेस मिलने से क्या हो जाती है, हाई स्पीड स्टील की क्या हार्डनेस है वो बन जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब हार्डनेस बढ़ने से क्या होता है, जो जो धार वाले जो टूल होते हैं उनकी भी लाइफ टाइम है, समय है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कोबाल्ट को हाई स्पीड स्टील में मिलाया जाता है। ठीक है, और विशेषकर टूलों के लिए इसका उपयोग है वो ज्यादा किया जाता है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे बताओ, लिखो कोबाल्ट को हाई स्पीड स्टील में मिलाने से इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोबाल्ट को हाई स्पीड स्टील में मिलाने से इसकी हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। अब हार्डनेस बढ़ने का कारण क्या होता है ये बताओ मेरे को, क्योंकि इन दोनों को एक मिश्रित मात्रा में अपन है वो मिला दिया जाता है। ठीक है, चलो अब बात है कि टूल की कटिंग एज की जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाती है। तो इसमें लिखो टूल की कटिंग एज की लाइफ लाइन कटिंग एज की लाइफ लाइन बढ़ जाती। ठीक है, क्या कह रहा है, टूल की कटिंग एज की जो लाइफ लाइन, जो टूल होता है उसकी जो कटिंग एज होती है वो क्या हो जाती है, लाइफ लाइन उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो चले अब एक बार दोबारा इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक कोबाल्ट मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। और इसमें कौन सा गुण आ जाता है बताओ, एयर हार्डनिंग का गुण है वो आ जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक कोबाल्ट मिलाने पर क्या, मिलाने पर चुंबक का गुण आ जाता है, या अपन बोल सकते हैं चुंबक बन जाती है। ठीक है, और इसमें कौन सा गुण आ जाता है, एयर हार्डनिंग का गुण है वो आ जाता है। इसमें एयर हार्डनिंग का
गुण आ जाता है। ठीक है, चलो अब एक बार दोबारा समझाता हूं। कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील क्या होता है? कोबाल्ट को हाई स्पीड स्टील में मिलाने से इसकी हार्डनेस है वो बढ़ जाती है और टूल की जो कटिंग एज है उसकी लाइफ लाइन है वो भी बढ़ जाती है। हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक, क्या हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक अगर आप कोबाल्ट मिला देते हो तो वो क्या बन जाता है? चुंबक का गुण बन जाता है और उसमें एयर हार्डनिंग का गुण है वो आ जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं दूसरी धातु की तरफ। इसे लिखो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं वेंडेनियम स्टील की तरफ। इसे मिटाता हूं। अब आपको अगर पता है तो कमेंट में बताइए कि वेंडेनियम स्टील होता है वो कैसा होता है और उसको किसमें मिलाने से उसकी टफनेस, कठोरता, चिमड़नेस बढ़ जाती है? बताओ। अगर अपन टॉपिक के हिसाब से देखें तो किसमें मिलाने से? स्टील में मिलाने से। किसमें मिलाने से? स्टील में मिलाने से इसकी टफनेस, चिमड़पन, कठोरता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे लिखो वेंडेनियम। वेंडेनियम स्टील। ठीक है, अब देखो इसको स्टील में मिलाने से स्टील की कठोरता, टफनेस, चिमड़ता बढ़ जाती है। तो इसमें लिखो इसको स्टील में मिलाने से कठोरता, चिमड़पन, टफनेस बढ़ जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर आप वेंडेनियम स्टील को स्टील के अंदर मिलाते हो तो कठोर, चिमड़पन और टफनेस है वो किसकी? स्टील की बढ़ जाती है। बट विशेष बात इसमें क्या रहती है कि वेंडेनियम को किस में मिलाया जाता है? हाई स्पीड स्टील में मिलाया जाता है। तो इसमें लिखो वेनेडियम, क्या? वेनेडियम को हाई स्पीड स्टील में मिलाया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। एक मिनट रुको गाइस, अभी आता हूं। हाँ, तो अब देखो ये मात्रा है, मतलब वेंडेनियम हाई स्टील के अंदर क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि कटिंग टूल का जो एज है उसकी लाइफ टाइम है वो बनी रहती। ठीक है, चलो इसमें लिखो कटिंग एज की या बोल सकते हैं इसमें कि इसमें कटिंग एज अधिक समय तक बनी रहती है। तो इसमें लिखो कटिंग एज अधिक समय तक बनी रहती है, ऐसे लिख लो। ठीक है, अगर कोई सुचारू रूप से ना हो तो ऐसे लिखो, क्या कटिंग एज अधिक समय तक बनी रहती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कटिंग एज अधिक समय तक बनी रहती है। अब अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अलग अलग प्रकार के जो धातु है वो मिलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि इसके अंदर कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें आपका टंगस्टन मिलाया जाता है। क्या? टंगस्टन। ठीक है, क्या मिलाया जाता है इसमें? टंगस्टन मिलाया जाता है। और इसमें आपका क्या मिलाया जाता है बताओ? और इसमें आपका वेनेडियम मिलाया जाता है। वेनेडियम नहीं, वेनेडियम। क्या? वेनेडियम मिलाया जाता है। वेनेडियम मिलाया जाता है। और आपका इसमें क्या मिलाया जाता है? कोबाल्ट मिलाया जाता है। क्या? कोबाल्ट मिलाया जाता है।
और कोई धातु मिलाई जाती है कि इसके अंदर, बताओ। एक और है आपकी क्रोमियम। ठीक है, चलो ये 5 धातु हुई ना, 5 धातु हुई ना। अब मेरे को ये बताओ कितने कितने परसेंट में ये या आपकी धातु की मात्रा इसके अंदर मिलाई जाती है, बताओ। वेंडियम आपका कितना रहता है इसके अंदर, 5% रहता है। ठीक है, कोबाल्ट भी इसका आप में कितना रहता है, 5% रहता है। ठीक है, और क्रोमियम है वो आपका कितना रहता है इसके अंदर, 4.5% रहता है। कितना, 4.5% रहता है, 4.5। ठीक है, टंगस्टन इसके अंदर कितना रहता है, सबसे ज्यादा रहता है टंगस्टन, कितना रहता है, 12.5%। और आपका कार्बन है वो बिल्कुल लो मात्रा में होता है, 1.5%। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखो कि वेंडियम स्टील क्या है, इसको स्टील में मिलाने से कठोरता, चिमड़पन और टफनेस बढ़ जाती है। वेंडियम को हाई स्पीड स्टील में मिलाया जाता है, कटिंग एज अधिक समय तक बनी रहती है, और इसके अंदर आपका कार्बन 1.5% होता है, टंगस्टन 12.5% होता है, और क्रोमियम आपका 4.5% होता है, और वेंडियम आपका 5% होता है, कोबाल्ट आपका कितना परसेंट होता है, 5% होता है। सबसे ज्यादा आपका कौन सा होता है, टंगस्टन होता है, कितना, 12.5%। आपको अगर पूछ लिया जाए कि वेंडियम स्टील में कौन सी धातु सबसे ज्यादा मिलाई जाती है, तो आपका टंगस्टन। और सबसे लो कौन सी मिलाई जाती है, आपकी कार्बन, कितना, 1.5%। तभी तो किसी टूल के ऊपर आपने जंग लगा हुआ देखा है क्या, नहीं देखा ना, वो इसी का कारण बना रहता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका वेंडियम स्टील हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आपका कौन सा, मैग्नीज स्टील, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज स्टील। एक मिनट रुको, मैं डस्टर सही कर लेता हूं, अपना जुगाड़ू डस्टर हो गया। ठीक है, चलो। और ये जो आप देख रहे हो कि किस किस मात्रा में कौन कौन सा प्रोडक्ट है, धातु है, वो मिलाई जाती है, तो वो किसी किसी में बताया गया। ठीक है, क्या, किसी किसी में बताया गया, और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता, इतना ही रहता है, 12.5%, 5%, 15%। ठीक है, और कार्बन है वो इन धातुओं में बहुत ही लो मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनसे आपके क्या बनते हैं, टूल बनते हैं। चलो आगे लिखो, मैग्नीज। मैग्नीज स्टील। चलो अब देखो, अगर स्टील के अंदर मैग्नीज मिला दिया जाए तो वो उन धातु की क्या हो जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है। तो सबसे पहले लाइन लिखो, स्टील में मैग्नीज मिलाने से क्या, स्टील में मैग्नीज मिलाने से हार्डनेस बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग कब किया जाता है, कि बड़े साइज के जो टूल बनाए जाते हैं, क्या, इसका उपयोग लिखो इसमें, इसका उपयोग बड़े साइज के टूल बनाने में किया जाता है। एक मिनट रुको, चले, क्या, इसका उपयोग बड़े साइज के टूल बनाने। ठीक है, चलो अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर मैग्नीज 15% मिला दिया जाए स्टील में तो वह हार्डवेयर मशीनिंग क्रिया के लिए नहीं बचता। ठीक है, तो इसमें लिखो 15% मैग्नीज मिलाने पर स्टील हार्डवेयर मशीनिंग क्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्या। अब हाँ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट और है इसका, इसको दूसरा नाम क्या, मतलब अगर आपको बोल दिया जाए मैग्नीज स्टील, ठीक है, अब इसी का एक दूसरा नाम है, वो नाम क्या है बताओ। अगर आपको बोल दिया जाए कि उसका दूसरा नाम ये है तो आप पहचान लोगे, है ना। तो मैं आपको बोलता हूं कि इसे
क्या इसे सिलिकॉन मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या इसे सिलिकॉन मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। एक बार दोबारा बताता हूं, मैग्नीज स्टील में मैग्नीज मिलाने से हार्डनेस बढ़ जाती है। इसका उपयोग बड़े साइज के टूल बनाने में किया जाता है। 15% मैग्नीज मिलाने पर स्टील हार्ड मशीनिंग क्रिया नहीं हो सकती और इसे किस नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन मैग्नीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं आपका HSS यानी हाई स्पीड स्टील। ठीक है, चलो अब हाई स्पीड स्टील से सबसे ज्यादा क्या बनाया जाता है, मेरे को ये बताओ, क्या बनाया जाता है? इससे अधिक मात्रा में आपके कटिंग स्टूल है वो बनाए जाते हैं ना। और किस में चलने वाले, स्पीड में चलने वाले कटिंग टूल है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया। अब इसके अंदर कौन कौन से धातु है वो मिले होते हैं, पदार्थ मिले होते हैं। इसमें कार्बन मिला होता है, ठीक है, टंगस्टन मिला होता है, वेंडियम मिला होता है, क्रोमियम मिला होता है। ठीक है, और इसमें अगर किसी टूल की क्वालिटी में सुधार लाना है आपको, तो इसके अंदर कोबाल्ट मिलाया जाता है। और कितना मिलाया जाता है? 4% कोबाल्ट है वो मिलाया जाता है। ठीक है, चलो इसमें बढ़ते हैं आगे। लिखो हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, इससे अपन शॉर्ट भाषा में क्या बोलते हैं? HSS। ठीक है, तो मैं HSS लिखूंगा। ठीक है, HSS से अधिक स्पीड में चलने वाले कटिंग टूल बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन 0.7% है वो कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, टंगस्टन सबसे ज्यादा इसके अंदर टंगस्टन को मिलाया जाता है। और कितना मिलाया जाता है बता आपको? 18% टंगस्टन है वो मिलाया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है आपके क्रोमियम की। अब क्रोमियम को कितना परसेंट मिलाया जाता है? 4% है वो क्रोमियम को मिलाया जाता है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल आपका बचता है वेनेडियम। अब वेनेडियम को कितना परसेंट मिलाया जाता है? 1% मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं इसमें कार्बन 0.7%, टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1% मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है कि नहीं मिलाया जाता? चलो, अब इसमें इसने क्या कहा था कि अधिक स्पीड में चलने वाले। अब अधिक स्पीड में कौन किस में चलते हैं? अपने सबसे ज्यादा हाथ से चलाते हैं। क्या अपने हाथ से नहीं चलाया जाता? या तो कोई ड्रिल हो गया, या तो कोई प्लेनर हो गया, या कोई सेपर मशीन होगी, या आपकी लेथ मशीन होगी। तो इसमें लिखो, इसमें लेथ, सेपर, क्या लेथ, सेपर, प्लेनर आदि के ड्रिल्स। क्या ड्रिल्स क्या है? कटिंग टूल है। ठीक है, ड्रिल्स, कटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इससे अधिक स्पीड में चलने वाले लेथ, सेपर, प्लेनर आदि के ड्रिल्स है, कटर्स है वो मिलाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर 4% कोबाल्ट मिला दिया जाए तो टूल की क्वालिटी में सुधार आता है। तो इसमें लिखो, इसमें 4%, क्या इसमें 4% कोबाल्ट
मिलाया जाए तो टूल की क्वालिटी में सुधार आता है। ठीक है, चलो अब देखो हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील क्या होता है कि इससे क्या बनाए जाते हैं, आपके अधिक स्पीड में चलने वाले टूल मिलाए जाते हैं। इसके अंदर कार्बन की मात्रा 0.7% होती है, टंगस्टन की मात्रा 18% होती है, क्रोमियम की मात्रा 4% होती है और वेनेडियम की मात्रा कितनी होती है, 1% होती है। और इसमें इसने क्या कहा था कि सबसे ज्यादा कौन से टूल बनाए जाते हैं, स्पीड वाले। तो स्पीड में आपके कौन से चलते हैं, लेथ के, सेपर के, प्लेनर के, ड्रिल्स और कटर हैं वो चलते हैं। अगर आपको हाई स्पीड स्टील के जो टूल बने होते हैं एचएसएस के, उनकी क्वालिटी को सुधारना है तो उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में कोबाल्ट को मिलाया जाता है। तो कोबाल्ट की मात्रा कितनी होती है, 4% होती है। अगर कोबाल्ट की 4% मात्रा को आप एचएसएस में मिला देते हैं तो क्वालिटी में सुधार आता है। किसकी क्वालिटी में सुधार आता है, जो आपने कटिंग टूल बनाए हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं आपका क्रोमियम स्टील। ठीक है, इसे मिटाता हूं। अब मेरे को ये बताओ, क्रोमियम स्टील मैग्नेटिक होता है कि नॉन मैग्नेटिक होता है, बताओ। और किसको मिलाने से नॉन मैग्नेटिक होता है? नॉन मैग्नेटिक यानी जिसमें चुंबक का बल ना हो, बताओ। देखो मैं लिख देता हूं यहां से पहले, क्रोमियम स्टील। ठीक है, चलो अब क्रोमियम स्टील क्या होता है कि क्रोमियम स्टील मिलाने से, किसमें, अगर स्टील में क्रोमियम स्टील मिला दिया जाता है तो उस औजार की हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग व टफनेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, निकल और क्रोमियम मिलाने से क्या हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, चलो इसके अंदर बढ़ते हैं अपन। इसमें या स्टील में क्रोमियम स्टील मिलाने से हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रॉन्ग बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कितना % निकल मिलाने से, 6% निकल और 12% निकल मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, नॉन मैग्नेटिक बन जाता है, जिसके अंदर क्या नहीं होता है, चुंबकता का गुण नहीं होता है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं 6% के आपका निकल व 12% क्रोमियम मिलाने से नॉन मैग्नेटिक, क्या, नॉन मैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, आई बात समझे, क्या बन जाता है, नॉन मैग्नेटिक है वो बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा बात, अगर नॉन मैग्नेटिक बन जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है। क्या, स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर 6% निकल और 12% क्रोमियम मिला दिया जाता है तो नॉन मैग्नेटिक बन जाता है और उसको किस नाम से जाना जाता है, स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अब इसी के अंदर अपन 2-3 धातुएं और मिलाते हैं तो वो कौन सा टूल बनाने के लिए तैयार होता है, गियर के टूल बनाने के लिए तैयार होता है। तो इसमें लिखो 2% कार्बन, क्या, 2% कार्बन और आपका क्रोमियम कितना %, 8% क्रोमियम और आपका 3.2% निकल मिलाते हैं तो गियर्स टूल बनाने के काम आता है। क्या, गियर्स या गियर
टूल बनाने के काम आता है। ठीक है, अब एक लास्ट एंड फाइनल लाइन लिखते हैं कि इसका उपयोग सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है? साइंटिफिक टिकी औजार बनाने के, जो वैज्ञानिकों लिए बड़े बड़े औजार और छोटे छोटे औजार उपयोग किया जाता है, जो वैज्ञानिक छोटे और बड़े औजार उपयोग किए जाते हैं, उनको किस धातु से बनाया जाता है? आपके क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि बहुत ही शुद्ध और बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग टफनेस हार्डनेस होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो इसका उपयोग साइंटिफिक औजार बनाने के। ठीक है, चलो अब एक बार दोबारा समझाता हूं। देखो क्या क्रोमियम स्टील लिखा हुआ है। क्रोमियम स्टील को स्टील में मिलाने से स्टील की स्ट्रॉन्ग टफनेस हार्डनेस है वो बढ़ जाती है, और आपका 6% निकल और 12% क्रोमियम मिलाया जाता है तो वो क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक बन जाता है, यानी उसमें चुंबकीयता का बल है वो नहीं आता है, और उसको किस नाम से जाना जाता है? स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 2% क्या आपका कार्बन, 8% आपका क्रोमियम और 3.2% अगर निकल मिला दिया जाए तो वो धातु किसके लिए बन जाती है? आपकी गियर्स वाले टूल बनाने के लिए, जो गियर को खोलने और टाइट करने के लिए जो टूल बनते हैं, जो गियर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टूल होते हैं, और वो टूल किस में काम लिए जाते हैं? आपके साइंटिफिक औजार, यानी जो वैज्ञानिक औजार काम लेते हैं उनके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्रोमियम स्टील है वो रहता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्रोमियम स्टील हो गया। अब क्रोमियम के स्टील के साथ साथ अपन पढ़ेंगे निकल स्टील। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होता है ये बताओ मेरे को। ये जो आपका क्रोमियम स्टील किसके लिए बनाया गया था? साइंटिफिक औजार के लिए बनाया गया था। ठीक है, और जो आपका निकल स्टील है वो किसके लिए बनाया जाता है? बताएगा कोई? बताएगा? कमेंट करो किसके लिए बनाया जाता है। बताओ किसके लिए बनाया जाता है? देखो लिखो निकल स्टील। क्या? निकल स्टील। ठीक है, चलो अब देखो निकल स्टील क्या होता है। स्टील में निकल मिलाने से हमको निकल स्टील मिलता है, बट इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट यानी मुख्य तत्व क्या रहता है? निकल रहता है। तो इसमें लिखो स्टील में निकल मिलाने से निकल स्टील बनता है। ठीक है, मुख्य तत्व है निकल रहता है। इसकी हार्डनेस व स्ट्रॉन्ग बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि किस मात्रा में निकल है वो आपका किस प्रकार का रहता है। 5% वाली निकल है वो हार्ड व इलास्टिसिटी होती है। तो इसमें लिखो 5% वाली निकल हार्डनेस व इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, अगर इसमें 27% से अधिक निकल मिला दिया जाए तो वह क्या? नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36% वाली निकल कौन सी निकल होती है? इनवर निकल
होती है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा 0.2% से 0.7% तक रहती है, ठीक है। इसका उपयोग क्या, इसका उपयोग सूक्ष्म मापी यंत्र बनाने में, ठीक है। देखो मैं बताता हूं आपको कि निकल स्टील यानी स्टील में निकल मिलाने से अपन को क्या मिलता है, निकल स्टील मिलता है। मुख्य तत्व इसके अंदर क्या रहता है, निकल रहता है, ठीक है। अब अगर स्टील के अंदर निकल मिला दिया है तो हार्डनेस वह इसकी स्ट्रॉन्ग है, वो बन जाती है। जैसे कि आपका वर्नियर क्लिपर आप देखते हो, ठीक है, वर्नियर क्लिपर देखते हो, और 5% वाली जो निकल होती है, यानी 5% अगर किसी स्टील के अंदर निकल मिला हुआ है तो उसकी हार्ड व स्ट्रॉन्गनेस इलास्टिसिटी है वो बनी रहती है या बढ़ी रहती है। और 27% से अधिक निकल मिला दिया जाता है, यानी किसी स्टील के अंदर 27% से अधिक निकल मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, इनवर निकल हो जाता है। और 36% से क्या 36% से अगर 27% वाला क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। और आपका 36% वाला क्या होता है, इनवर निकल होता है। अगर इसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, भंगुरता का गुण इसके अंदर आ जाएगा। देखा, क्योंकि आपका जो वर्नियर कैलिपर है आपको हाथों में रहता है, वो क्या रहता है, बिल्कुल सही अनस्टिक रहता है। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी रहती है, 0.2 से 0.7% की कार्बन की मात्रा रहती है। और निकल स्टील का उपयोग किसमें किया जाता है, आपका सूक्ष्म मापी यंत्र बनाने में, जैसे आपका क्या हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ, तो अब होता है आपका एलॉय स्टील कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन स्टील और एलॉय स्टील में अंतर क्या होता है। दो दो टॉपिक या तीन तीन टॉपिक मैं लिखा देता हूं, फिर आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया लग जाएगा किस प्रकार का और कैसे होता है, ठीक है। चलो ये मिटाता हूं और हेडिंग डाल लीजिए, निकल कार्बन स्टील और एलॉय स्टील में अंतर। हेडिंग लगाते हैं, कार्बन स्टील व एलॉय स्टील में अंतर, ठीक है। तो यहां पे लिखो कार्बन स्टील एलॉय स्टील, ठीक है। मैं आपको बाद लिखवाऊंगा इसकी, ठीक है, और इसकी लिखाऊंगा तो इसके बताऊंगा कि प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो इसका हाँ या ना का जवाब होगा बिल्कुल, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील में अंतर। तो एक साइड में कार्बन स्टील लिख लिया और एक साइड में अपन ने लिया एलॉय स्टील। मैंने आपको जैसे बताया मैं इसके बारे में बताऊंगा और इसका सिर्फ हाँ या ना में उत्तर होगा, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले लिखते हैं कार्बन स्टील की तरफ। अब कार्बन स्टील क्या होता है, इसके ऊपर मशीनिंग की क्रिया की जा सकती है और फाइलिंग क्रिया है वो की जा सकती है। तो इसके ऊपर लिखो मशीनिंग व फाइलिंग की जा सकती है, ठीक है। क्या कार्बन स्टील पर मशीनिंग क्रिया फाइलिंग क्रिया की जा सकती है। इसी प्रकार मैंने आपको कहा था कि एलॉय स्टील का हाँ या ना का जवाब दूंगा, तो इसके ऊपर ना तो मशीनिंग क्रिया की जा सकती है और ना ही कोई फाइलिंग क्रिया की जा सकती है, नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं की जा सकती, ठीक है। चलो अब सेकंड में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि चुंबक का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या इसमें चुंबक का प्रभाव पड़ता है, चुंबक का प्रभाव
पड़ता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको कहा था प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका, चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जंग लगता है, क्या, जंग लगता है, ठीक है। इसमें जंग नहीं लगता है, क्या, जंग नहीं लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बताओ, और क्या होता है, इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, गलनांक, क्या, गलनांक कम, और इसमें गलनांक क्या होता है, गलनांक ज्यादा, ठीक है। और तो क्या क्या आंसर कर सकते हैं। और दूसरी तीसरी बात अपन करें तो इसमें तेजाब का असर होता है, तेजाब का असर होता है, और इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझे। और इसको कभी कभी टेपर करने की आवश्यकता होती है, क्या, टेपर करने की आवश्यकता, ठीक है। और इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, कार्बन स्टील और एलो स्टील में अंतर। तो कार्बन स्टील क्या होता है, मशीनिंग क्रिया, फाइलिंग क्रिया की जा सकती है, इसके ऊपर नहीं की जा सकती। इसके ऊपर चुंबक का प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जंग लगता है, इसमें नहीं लगता है। इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। असर क्या होता है, तेजाब का होता है इसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं होता है। और ये टेपर करने की आवश्यकता है जो कभी कभी इसमें पड़ती रहती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपका ये हुआ कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। आपका यहां एलॉय स्टील भी क्या होता है, पूरा होता है। बट अपन अब देखेंगे कि एलॉय स्टील या स्टील उत्पाद विधि कौन कौन सी है, ठीक है। चलो तो हेडिंग डाल लो टॉपिक की कि स्टील उत्पाद विधि। बताएगा कोई, अगर कमेंट कर सकता है कि सर ये होती है स्टील उत्पादन की विधियां, बता सकता है कोई, बताओ। जैसे कि सिमेटेशन प्रोसेस, कौन सी, सिमेटेशन, सेमीटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है बताएगा कोई। सबसे पहले प्रोसेस तो अपन यही पढ़ेंगे, कौन सी, सिमेटेशन प्रोसेस। तो लिखो स्टील उत्पादन विधि, स्टील उत्पादन विधि। तो सबसे पहली विधि है सिमेटेशन प्रोसेस, क्या, सिमेटेशन प्रोसेस। चलो अब बताओ ये विधि है कहां से कैसे शुरू होती है, बताओ। चलो देखो इसमें क्या होता है कि पिटवे लोहे में, क्या, पिटवे लोहे में कार्बन को मिलाकर स्टील का उत्पाद किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले लाइन ये लिख देते हैं अपन, पिटवा लोहा में कार्बन मिलाकर स्टील का निर्माण किया जाता है, ठीक है। क्या, पिटवा लोहा में कार्बन मिलाकर स्टील का निर्माण है वो किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, पिग आयरन की जो छड़ होती है उसके ऊपर चारकोल को 900 डिग्री सेल्सियस में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, या उसे रख सकते हैं तापमान में रख दिया जाता है। तो इसमें लिखो पिग आयरन की छड़ों को, क्या, पिग आयरन की छड़ों को चारकोल लगाकर 900 डिग्री सेल्सियस तापमान में, क्या, तापमान में रखा जाता है, ठीक है।
कि पिग आयरन की छड़ों को चारकोल लगाकर 900 डिग्री तापमान में रखा जाता है। ठीक है, इस तापमान में स्टील की क्वालिटी को कम से कम 10 दिन तक रखा जाता है। तो इसमें लिखो इस तापमान में क्या, इस तापमान में स्टील क्वालिटी या क्वालिटी को 10 दिन तक रखा जाता है। ठीक है, बट इस प्रकार के चारकोल क्या, इस प्रकार के चारकोल कार्बन चारकोल की कार्बन रोट आयरन छड़ों पर क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये एक छोटी सी लाइन है, ये अटपटी लाइन है, तो इसमें लिखो इस प्रकार के चारकोल की कार्बन चारकोल में कार्बन रोट आयरन क्या, रोट आयरन की छड़ों पर जम जाता है। रोट आयरन की छड़ों पर जम जाता है। ठीक है, और रोट आयरन की छड़ों को जम जाता है तो उसको बाद में क्या किया जाता है, उसको बाद में ठंडा किया जाता है। क्या, उसको बाद में ठंडा किया जाता है। ठीक है, कहा क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और जो बाद में स्टील उत्पादन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, ब्लिस्टर स्टील के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिखो जो स्टील उत्पाद होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, ब्लिस्टर स्टील। बैली आधा से टर, ब्लिस्टर स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो आगे मैं आपको ये जो ब्लिस्टर स्टील है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड भर चुका है तो मैं आगे नेक्स्ट में देखूंगा। देखो सीमेंटेंशियल प्रोसेस क्या होता है, पिटवे लोहे में कार्बन मिलाकर स्टील का उत्पादन किया जाता है। पिग आयरन की छड़ों पर चारकोल लगाकर 900 डिग्री तापमान में रख दिया जाता है। इस तापमान में स्टील क्वालिटी को 10 दिन तक रखा जाता है। इस प्रकार के चारकोल की कार्बन चारकोल में कार्बन रोट आयरन की छड़ों पर जमा, जो चारकोल की कार्बन चारकोल होती है वो कार्बन किसके ऊपर जम जाता है, रोट आयरन की छड़ों पर जम जाता है या पिग आयरन की छड़ों पर जम जाता है और उसको बाद में ठंडा किया जाता है। और जो बाद में स्टील उत्पादन होता है उसे अपन किस नाम से जाना जाता है, ब्लिस्टर स्टील के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं कि ब्लिस्टर स्टील क्या होता है वो देखते हैं, इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्लिस्टर स्टील से आगे अपन क्या बनाते हैं। ठीक है, और कैसे बनाते हैं। चलो इसे मिटाता हूं मैं। चलो, तो अब इसमें लिखते हैं, देखो अब ब्लिस्टर स्टील को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको बोरेक्स व रेत के साथ दोबारा गर्म किया जाता है। ठीक है, और उसे आपस में क्या कर दिया जाता है, वेल्डिंग कर दी जाती है या वेल्डिंग कर दी जाती है। और जिससे जो स्टील बनता है, जो उसे दोबारा गर्म करते हैं, जो स्टील बनता है वो कौन सा स्टील बनता है, सीयर स्टील बनता है। ठीक है, अब दोबारा अगर सीयर स्टील को गर्म करते हैं तो वो कौन सा स्टील बन जाता है, डबल स्टील बनेगी। तो वो क्या नाम हो जाएगा, डबल सीयर स्टील बनेगी। ठीक है, वो एक अच्छी क्वालिटी का स्टील बन जाता है और वो किसके काम आता है, कटिंग टूल और बाकी के औजार बनाने में काम आता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं ब्लिस्टर को टुकड़ों में काटकर बोरेक्स व
रेत के साथ दोबारा गरम किया जाता है। ठीक है, और आपस में वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, आई बात सुनिए, 1 मिनट रुको। हाँ, तो क्या दोबारा गर्म किया जाता है और आपस में वेल्डिंग की जाती है, जिससे जो स्टील बनता है, इससे जो स्टील बनता है उसे शियर स्टील कहते हैं। ठीक है, अब शियर स्टील को दोबारा गर्म किया जाता है। शियर स्टील को क्या, शियर स्टील को दोबारा गर्म करने पर डबल स्टील बनती है, जिसे अपन जिससे हम डबल शियर स्टील कहते हैं। ठीक है, ये एक अच्छे क्वालिटी की स्टील बनती है, ये एक अच्छे क्वालिटी की स्टील बनती है, जिससे कटिंग टूल व औजार बनाए जाते हैं। क्या, वह औजार बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो ब्लिस्टर स्टील के टुकड़ों को अलग अलग टुकड़ों में काट लिया जाता है, उसको बोरेक्स व रेत के साथ गर्म किया जाता है और उसे वेल्डिंग कर दिया जाता है। ठीक है, जो बाद में स्टील बनता है वो कौन सा बनता है, शियर स्टील बनता है, और शियर स्टील को दोबारा गर्म करने पर डबल स्टील बनती है, और डबल स्टील को अपन क्या बोलते हैं, डबल शियर स्टील बनती है। ये एक मतलब इतना सारा प्रोसेस होने के बाद में एक मतलब एक आदमी अगर बढ़िया सी मेहनत करे, बढ़िया से अपना मतलब मुकाम हासिल करे, फोकस रखे, तो वो भी एक अच्छा और सफल आदमी बन जाता है। तो इतनी सारी मतलब प्रक्रिया करने के बाद में एक अच्छा स्टील बन जाता है, और वो किसके लिए काम आता है, कटिंग टूल्स के लिए काम आता है और इंस्ट्रूमेंट के लिए काम आता है। वैसे ही एक स्टूडेंट है अपनी लाइफ में अगर अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत, सफलता और निसंकोच करके अपने प्रयास करता रहे, तो उसको सफलता है वो मिलती रहती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आपका ये हुआ सीमेंटेशन प्रोसेस, ये कौन सी थी, एक स्टील उत्पाद करने की विधि थी। ठीक है, अब देखते हैं एक बेसेमर प्रोसेस, जो क्या करती है, एमएस प्लेट बनती है, यानी माइल्ड स्टील को बनाया जाता है उसमें। ठीक है, और किस धातु से बनाया जाता है, इसमें पिग आयरन, रोट आयरन, ब्लिस्टर, शियर स्टील आदि बनाया गया था। उसमें क्या था, एमएस प्लेट से आपका क्या बनाया जाएगा, सॉरी कास्ट आयरन से आपका क्या बनाया जाएगा, एमएस। ठीक है, चलो इसे मिटाता हूं मैं। चले, तो इसमें लिखो एक बेसेमर प्रोसेस, बेसरम नहीं बेसेमर, मैं लिखवाता हूं बेसेमर प्रोसेस। ठीक है, चलो अब बेसेमर प्रोसेस में क्या होता है कि पिघले हुए कास्ट आयरन को बेसेमर कन्वर्टर में भर दिया जाता है या खांचों में भर दिया जाता है। तो इसमें लिखो पिघले हुए CI कास्ट आयरन को बेसेमर कन्वर्टर में भर दिया जाता है। ठीक है,
क्या पिघले हुए कास्ट आयरन को बेसिमर कन्वर्टर में भर दिया जाता है। इसमें पिघले हुए कास्ट आयरन के ऊपर गर्म हवा छोड़ी जाती है। तो इसमें लिखो पिघले हुए CI यानी कास्ट आयरन पर, क्या CI यानी कास्ट आयरन पर गर्म हवा छोड़ी जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि पिघले हुए कास्ट आयरन पर गर्म हवा छोड़ी जाती है। इससे धातु पर कार्बन और बाकी कोई अशुद्धियां होती है वो क्या हो जाती है, जलकर खत्म हो जाती है। तो इसमें लिखो इससे धातु पर कार्बन या अशुद्धियां, कार्बन या अशुद्धियां जलकर खत्म हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक अच्छी क्वालिटी की MS बना ली जाती है। इससे एक अच्छी क्वालिटी की MS बनाई जाती है। अब अच्छी क्वालिटी की MS कौन सी बनाई जाती है, जो आप कार्यशाला में जॉब काटते हो। ठीक है, और इनमें अशुद्धियां हटाने की 3 अवस्था होती है। तो इसमें एक लगा के लिखो, अशुद्धियां हटाने की 3 अवस्था। वो अवस्था अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है, तब तक आप इसे लिखो। ठीक है, देखो दोबारा बताता हूं। बेसिमर प्रोसेस क्या होता है कि पिघले हुए कास्ट आयरन को बेसिमर कन्वर्टर में भर दिया जाता है और कास्ट आयरन को पिघले हुए कास्ट आयरन पर गर्म हवाएं छोड़ जाती है ताकि जो धातु पर कार्बन या अशुद्धियां वो जलकर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, और इसे एक अच्छी क्वालिटी की MS है वो बना ली जाती है। और इसमें इन अशुद्धियों को हटाने की 3 प्रक्रिया है। वो 3 प्रक्रिया कौन कौन सी है अपन देखेंगे। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि आपको मैंने बताया कि बेसिमर की 3 अवस्थाएं ऐसी होती है जो कि क्या करती है, अशुद्धियों को खत्म करती है। ठीक है, वो देखते हैं अपन। तो एक पहली अवस्था है प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, नाम ही उसका प्रारंभिक अवस्था ही रखा गया है। ठीक है, जैसे कि आपकी कार्यशाला गेज हो गया, जो दूसरा गेज हो गया। ठीक है, चलो तो पहली है आपकी प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बताओ, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जब हवा का ब्लास्टर किया जाता है यानी हवा को जब छोड़ा जाता है तो वह अपने साथ आयरन ऑक्सीजन के कारण क्या करती है, फेरस ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, और उसमें जो स्लेंग होता है वो स्लेंग के ऊपर जो मिश्रित धातु है वो पड़ी रहती है या मिश्रित धातु होती है। और सिलिकॉन मैग्नीशियम मैंने आपको आज ही बताया, पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें सिलिकॉन मैग्नीज का दूसरा नाम क्या है, मैग्नीशियम स्टील। जो मैग्नीशियम स्टील होता है वो भी स्टील जो आपका क्या स्लेंग होता है उसके ऊपर है, उसकी अशुद्धियां उसके ऊपर रहती है। और ये क्या होता है कि इसकी ऑक्सीजन के कारण इसका तापमान है वो बहुत ज्यादा चला जाता है, कितना 1250 से लेकर 1525 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं। चलो, क्या जब हवा का ब्लास्टर किया जाता है, लिखो जब हवा का ब्लास्टर किया जाता है तो क्या, जब हवा का ब्लास्टर किया जाता है तो वह आयरन ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्सीजन के साथ फेरस ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, क्या जब हवा का ब्लास्टर किया जाता है तो वह आयरन ऑक्सीजन के साथ अपना फेरस ऑक्साइड बना लेता है। जो स्लेंग के ऊपर है वो मिश्रित धातु क्या होती है,
तैरती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, स्लेंग के ऊपर धातु मिश्रित होती है। क्या, स्लेंग के ऊपर धातु मिश्रित होती है। ठीक है, अब देखो सिलिकॉन मैग्नीशियम, क्या, सिलिकॉन मैग्नीज, क्या, सिलिकॉन मैग्नीज। अब सिलिकॉन मैग्नीज क्या होता है, जो आपका मैग्नीशियम स्टील होता है। क्या, सिलिकॉन मैग्नीज की अशुद्धियां स्लेंग के ऊपर रहती है। इसमें लिख सकते हैं ना कि सिलिकॉन मैग्नीज की अशुद्धियां भी स्लेंग के ऊपर रहती है। सिलिकॉन मैग्नीज की अशुद्धियां स्लेंग के ऊपर रहती है। ठीक है, चलो इसमें आगे और क्या होता है कि ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन क्या करती है, जलाने का कार्य करती है। तो ऑक्सीजन के कारण तापमान इसका बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। कितना, 1250 डिग्री सेल्सियस से 1525 डिग्री सेल्सियस तक। कितना पहुंच जाता है, 1250 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक। और यह अवस्था है कितनी देर तक रखी जाती है, तो इसमें लिखो यह अवस्था ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट तक होती है। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं, जो बेशेमर की जो प्रारंभिक अवस्था, उसमें क्या होता है कि इसमें हवा का ब्लास्ट छोड़ा जाता है, नहीं हवा का खौफ छोड़ा होता है, हवा एक साथ छोड़ी जाती है। तो हवा क्या करती है, अपने आयरन ऑक्सीजन के साथ फेरस ऑक्साइड को बना लेती है। ठीक है, और स्लेंग है, स्लेंग के ऊपर मिश्रित धातु रहती है। और मैग्नीज सिलिकॉन मैग्नीज यानी मैग्नीज स्टील है, वो शुद्धियां स्लेंग के ऊपर है, वो रहती है। और ऑक्सीजन के कारण तापमान कितना रह जाता है इसका, 1250 डिग्री सेल्सियस से 1525 डिग्री से तक रह जाता है। और अवस्था कितनी रहती है, 3 से 4 मिनट तक इसकी अवस्था है वो बनी रहती है। यानी आपको बनाए रखना चाहिए बेशर्म प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, तो देखते हैं इसकी दूसरी अवस्था क्या कार्य करती है। इसके लिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड अवस्था। सेकंड अवस्था को क्या बोला जाता है, मध्यम अवस्था। ठीक है, चलो ये बिल्कुल समझ में आई सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर लिखो इसकी, मध्यम अवस्था। चलो अब मेरे को ये बताओ, मध्य अवस्था में किस प्रकार किया जाता है। देखो मध्य अवस्था में क्या होता है, जो आयरन में मिश्रित कार्बन होता है ना, उसका क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है, इसमें जो कार्बन होता है वो मोनो ऑक्साइड, क्या, मोनो ऑक्साइड गैस कन्वर्टर के मुंह पर ज्वाला फेंकता है। किस रूप में, सफेद रंग का ज्वाला है वो फेंकता है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं आगे। इस अवस्था में आयरन में मिश्रित कार्बन का ऑक्सीकरण किया जाता है। इस अवस्था में आयरन में मिश्रित कार्बन का ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है, आई बात समझे कि जो इस अवस्था में क्या किया जाता है, कार्बन का ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है, इससे बनी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या, इससे बनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्वाला है, वो कन्वर्टर है, वो बनती है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इससे बनी कार्बन मोनो ऑक्साइड। आई बात समझे क्या, इससे बनी जो कार्बन मोनो ऑक्साइड होती है, क्या करती है, एक सफेद रूप का मुंह पर ज्वाला फेंकती है। ठीक है, और ये एक प्रकार की गैस विषैली होती है। ठीक है, एक मिनट रुको।
हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इससे बनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कन्वर्टर के मुंह पर सफेद ज्वाला के रूप में जलती है। तो इसमें लिखो गैस कन्वर्टर के मुंह पर सफेद जलवा या ज्वाला ज्वाला के रूप में जलती है। ठीक है, चलो। और इसमें जब गैस जलना बंद हो जाती है तो आपका आयरन कार्बन है वो नहीं रहता। ठीक है, चलो। गैस जब जलना बंद हो जाए तो आयरन कार्बन नहीं होता। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताता हूं। मध्यम अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में आयरन में मिश्रित कार्बन का ऑक्सीकरण किया जाता है। इससे बनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कन्वर्टर के मुंह पर सफेद ज्वाला के रूप में जलती है और ये गैस बहुत ही विषैली होती है। ठीक है, जो भी काम करो एकदम सोच समझ के करो। ठीक है, और गैस ज्वाला बंद हो जाए तो आयरन कार्बन है वो नहीं रहता। ठीक है, ये एक प्रकार की दूसरा तरीका है अशुद्धि हटाने का। ठीक है, तीसरा तरीका देखते हैं कौन सा होता है, कैसे होता है, इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब लास्ट एंड फाइनल यानी अंतिम चरण कौन सा है या अंतिम अवस्था? अंतिम अवस्था, इसे लिखो लास्ट एंड फाइनल, अंतिम अवस्था। ठीक है, चलो। अब ये देखते हैं कि आपकी जो ये अंतिम अवस्था है वो किस प्रकार क्रिया में करती है। अब देखो, आयरन में मिली ऑक्सीजन को निकालते हैं। अब आयरन को मिली ऑक्सीजन को कैसे निकालते हैं कि देखो, आयरन में मिली ऑक्सीजन को निकालने के लिए तथा वांछित मात्रा में क्या एक समान रूप में या थोड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, तथा कार्बन को डीऑक्सीडाइजर के रूप में फेरोमैग्नीशियम हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया और एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। तब आपका जो आयरन से ऑक्सीजन की मात्रा है वो निकल जाती है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं आयरन से क्या, आयरन से ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या, आयरन से ऑक्सीजन निकालने के लिए सिलिकॉन, मैग्नीज, एक सेकंड, एक लाइन रहेगी ना। हाँ, क्या आयरन से ऑक्सीजन निकालने के लिए तथा वांछित मात्रा में, ये जरूरी है भाई, आपको पता लगनी चाहिए कितनी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में, वांछित मात्रा में सिलिकॉन, मैग्नीज व कार्बन को डीऑक्सीडाइजर के रूप में फेरोमैग्नीज, फेरोसिलिकॉन व एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। ठीक है, क्या अंतिम चरण में क्या किया जाएगा, आयरन से ऑक्सीजन निकालने के लिए तथा वांछित रूप में सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कार्बन को
डीऑक्सीडाइजर के रूप में मिलाया जाता है और फिर बाद में क्या किया जाता है, फेरोमैग्नीशियम, फेरोसिलिकॉन और एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है, जिससे आपका कार्बन है वो प्रत्येक मात्रा में हट जाता है, यानी आयरन से ऑक्सीजन है वो निकल जाती है। ठीक है, चलो। और एक बात बताऊं कि लोहे जो आयरन होता है, लोह होता है, उसके ऊपर जंग लगने का कारण क्या होता है कि उसमें अधिक मात्रा में क्या होना, कार्बन होना। और एक वातावरण में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन में नमी आती है तो थोड़ी सी मात्रा में क्या हो जाती है, जंग लग जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो आयरन से क्या निकाला जाता है, ऑक्सीजन निकाला जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जैसे कि आपका सिमेटेंशन था, सिमेटेंशन प्रोसेस थी, और दूसरा आपका कौन सा था, बेसेमल प्रोसेस था। तो तीसरा देखते हैं आपका कौन सा प्रोसेस रहता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हुआ आपका अंतिम चरण पूरा। अब देखते हैं कि आपका तीसरा मेथड कौन सा है, किसको बनाने के लिए, स्टील को उत्पाद करने के लिए। ठीक है, तो स्टील को बनाने के लिए तीसरा बल कौन सा है आपका, क्रूसिबल प्रोसेस। चलो तो इसमें लिखो, तो तीसरा लिखो आपका क्रूसिबल प्रोसेस। क्रूसिबल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो क्रूसिबल प्रोसेस मेन बात है किसे कहते हैं, ये देखते हैं। एक बर्तन का उपयोग किया जाता है, क्या इस विधि में एक बर्तन का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रूसिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें लिखो, इस विधि में एक बर्तन का उपयोग किया जाता है, जिसे क्रूसिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है, क्या इस विधि में एक बर्तन का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रूसिबल प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें है किस धातु को बनाया जाता है, बताएगा कोई, कास्ट स्टील को बनाया जाता है। और किस धातु से बनाया जाता है, देखो ब्लिस्टर के टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर उस बर्तन में गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, ब्लिस्टर के टुकड़ों को बर्तन में गर्म कर पिघलाया जाता है। ठीक है, जिससे उसकी अशुद्धियां जलकर दूर हो जाती है। ठीक है, क्या, जिससे उसकी अशुद्धियां होती है वो क्या होती है, जलकर दूर हो जाती है। और जो स्टील बनता है, जो स्टील बनता है उसे कास्ट स्टील कहते हैं। ठीक है, और कास्ट स्टील का शॉर्ट नाम क्या है, CS। ठीक है, एक बार दोबारा देखो कि क्रूसिबल प्रोसेस किसे कहते हैं, कि इस विधि में एक बर्तन को लिया जाता है और बर्तन के अंदर क्या किया जाता है, ब्लिस्टर के टुकड़ों को, क्या ब्लिस्टर के टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को काट लिया जाता है और उस बर्तन में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और उसे पिघला लिया जाता है। और पिघलाने के बाद मेन मोटी बात रह जाती है कि इसको सांचों में भर दिया जाता है। क्या, यहां पे लिखो, पिघलाने के बाद, पिघलाने के बाद सांचों में भर दिया जाता है। ठीक है, देखो ये दो लाइन लिखने से पहले ये लाइन लिख लेना, क्या यहां पर है, ये वाली लाइन लिख लेना। क्या, ब्लिस्टर के टुकड़ों को बर्तन में गर्म किया जाता है और गर्म करके पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद क्या किया जाता है, सांचों में भर दिया जाता है, जिससे गर्म करने से, पिघलाने से इसकी अशुद्धियां जलकर क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और जो स्टील बनता है वो स्टील कौन सा बनता है, आपका कास्ट स्टील बनता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, CS बोलते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो ये हुआ आपका क्रूसिबल प्रोसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एलडी प्रोसेस। अब एलडी प्रोसेस क्या होता है बताएगा कोई? एलडी का पूरा नाम क्या होता है? लेडल। क्या? लेडल, जो क्या होती है? पाइप होती है, या बोल सकते हो कि परत नुमा होती है, जिसमें क्या किया जाता है? धातु को भरा जाता है। किस धातु को भरा जाता है? जो आप उत्पाद करने वाले हो या बनाने वाले हो, उस धातु को इसमें भरा जाता है। ठीक है, तो एलडी प्रोसेस करने से पहले कोई दिमाग में आ रहा है कि ये होता है, ये नहीं होता, या इसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है? इसमें दो चीजों का उपयोग किया जाता है, या दो आयरन बोल सकते हैं, जो अपन बना चुके हैं और बनाने वाले हैं या बना चुके हैं। चलो तो लिखो एलडी प्रोसेस। एलडी प्रोसेस। ठीक है, अब देखो एलडी प्रोसेस क्या होता है। कम से कम समय में बेसिक कन्वर्टर का उपयोग करके एक हाई क्वालिटी का स्टील बनाया जाता है। ठीक है, चलो कम समय में एक बेसिक कन्वर्टर का उपयोग करके हाई क्वालिटी का स्टील बनाया जाता है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसको बनाने के लिए इसमें पिघले हुए पिग आयरन और स्टील के स्क्रैप्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें पिघले हुए आयरन व स्टील स्क्रैप्स डाले जाते हैं। ठीक है, क्या इसमें पिघले हुए पिग आयरन और स्टील स्क्रैप्स है वो डाले जाते हैं, और उसकी कार्बन में अन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जिसे अपन अपनी भाषा में बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए, एक वाटर कूलर लोन्स होता है, उसमें क्या किया जाता है? ऑक्सीजन का बहाव दिया जाता है, और बहाव पूर्ण होने के बाद में जो सफेद झाग निकलते हैं उनको साफ कर दिया जाता है, और धातु को किसकी सहायता से भर लिया जाता है? लेंडल की सहायता से भर लिया जाता है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या किया जाता है? कार्बन या अन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए ऑक्सीडेशन में वाटर कूलर लोन्स से ऑक्सीजन का बहाव दिया जाता है। ठीक है, बहाव पूर्ण होने से क्या? बहाव पूर्ण होने से झाग को साफ कर लिया जाता है। क्या? झाग को साफ कर लिया जाता है। ठीक है, और धातु को लेडल से भरा जाता है। ठीक है, एलडी प्रोसेस क्या होता है? कम समय में एक बेसिक, देखो मैं दोबारा बताता हूं आपको। ठीक है, चलो क्या एलडी प्रोसेस में क्या होता है? एक कम समय में बेसिक कन्वर्टर का उपयोग करके हाई क्वालिटी का स्टील बनाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि पिघली हुई आपकी जो
पिग आयरन होती है और स्टील के स्क्रैप्स यानी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको डाला जाता है। उनको डालने के बाद क्या किया जाता है, जो कार्बन की अशुद्धियां, जो कार्बन है और बाकी की जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए एक ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो अपने आम भाषा में तो बोल देते हैं कि कार्बन को दूर किया जाता है, परंतु अपनी जो किताबी भाषा में है उसमें क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किया जाता है। उसके लिए क्या होता है, एक वाटर कूलर लोड्स होता है। ठीक है, उस लोड्स में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का बहाव किया जाता है। ऑक्सीजन का बहाव पूर्ण होने के बाद में जो सफेद झाग निकलते हैं उनको साफ कर लिया जाता है और एक लेडल यानी एक पाइप होती है, मान लीजिए पतली सी पाइप होती है, उसमें क्या किया जाता है, आपका धातु को भरा जाता है। ठीक है, तो ये होता है एक एल्डिक प्रोसेस। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी आज यही, और कल अपन दो महत्वपूर्ण प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। कौन सी, एक तो इलेक्ट्रिकल, एक है ओपन हार्ट प्रोसेस। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट है वो बनाए रखें। ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।